हैं ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ग्रुप है ये रूल होते हैं। लेजर के लिए हमने रूल बता दिया, लेकिन ग्रुप के लिए जो रूल है ये प्री डिफाइंड रूल है, उन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर टैली में जब किसी अकाउंट का लेजर बनाते हैं, ध्यान रखना ये भी लेजर से रिलेटेड है, यानी कि टैली में जब हम किसी का अकाउंट यानी कि लेजर बनाते हैं, खाता खोलते हैं, तब उसी समय हमें टैली में उसका ग्रुप बताना पड़ता है जो कि हम उसके अंडर में सेट करते हैं। यानी कि जो अंडर है और जो ग्रुप है एक ही बात है। कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा, इसके लिए पहले हमें ग्रुप के बारे में और लेजर किस प्रकार का है ये समझना होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्रुप के बारे में देखते हैं, फिर इसको अभी हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे कुछ एंट्री। ठीक है, ग्रुप क्या होता है, तो देखिए जैसा कि हमने बताया कि डेबिट में मान लेते हैं फ़ोन कर दिया, डेबिट में क्या कर दिया, फ़ोन कर दिया। ठीक है, और क्रेडिट में यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्रेडिट में हमने कैश कर दिया। डेबिट फ़ोन क्रेडिट कैश। आपको पता है कि लेज़र किसका बनेगा, पता चल गया होगा। लेज़र यहाँ पर बनेगा फ़ोन का, लेज़र किसका बनेगा, फ़ोन का बनेगा। और ये अंडर किसके जाएगा, अंडर का मतलब सीधी सी बात है कि कौन से ग्रुप में जाएगा। अब ये अंडर क्या है पहले हम लिख देते हैं, फिर बताते हैं आपको। देखिए अंडर का मतलब क्या होता है, अब हमने डेबिट और क्रेडिट में तो फ़ोन और कैश रख दिया तो कंप्यूटर समझ गया। ठीक है, ध्यान क्या समझ गया कि जो डेबिट में है वो बिजनेस में आ रहा होगा और जो क्रेडिट में है वो बिजनेस से जा रहा होगा, ये कंप्यूटर समझ गया। ठीक है, लेजर बना दिया, यानी कि लेजर फर्स्ट टाइम आएगा तो खाता खोलना है, आपको पता है। लेकिन जब हम अकाउंट बनाएंगे यानी जब खाता खोलेंगे तो हमें टैली को ये भी बताना है कि जो ये फ़ोन है ये है क्या एक्चुअली। अब हमें तो पता है कि हाँ फ़ोन है तो मतलब फ़ोन ही है, हमारी संपत्ति है जो भी है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को थोड़ी पता चलेगा कि ये फ़ोन है या कोई व्यक्ति है या कोई संस्था है। सिर्फ लिख देने से कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा, उसके लिए हमें अंडर में बताना पड़ेगा कि ये फ़ोन जो है वो क्या है। क्या अगर ये कोई खर्चा है तो हम इसको ऐसे ग्रुप में रखेंगे जो एक्सपेंसेस से संबंधित हो। ठीक है, अभी हम ग्रुप के बारे में आगे पढ़ेंगे। टोटल टैली में जो है वो 28 प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं। अभी 28 सारे ग्रुप पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। तो जो फ़ोन है ये यहाँ पर इसका अंडर क्या होगा, यानी कि ये कौन से ग्रुप में जाएगा ये हमें बताना पड़ता है। तो अगर फ़ोन हमारी संपत्ति है तो असेट्स से रिलेटेड ग्रुप में जाएगा। अगर फ़ोन हमारी इनकम है तो इनकम से रिलेटेड ग्रुप में जाएगा। अगर फ़ोन हमारी मतलब लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी यानी कि अगर कोई ये व्यक्ति है, ठीक है, जो हमें उधार दे रहा है ऐसा कुछ है, तो उससे रिलेटेड ग्रुप में जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो अंडर होते हैं, पहले तो लेजर को समझना होता है कि लेजर किस तरह का है और उसी तरह का अंडर हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप को समझने के लिए देखिए यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और ग्रुप के बारे में जो है आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपके प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं टैली में, जिसमें से कुछ प्राइमरी ग्रुप होते हैं और यहाँ पर कुछ सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। प्राइमरी ग्रुप जो है ये टोटल 15 होते हैं और सेकेंडरी ग्रुप जो है ये टोटल 13 होते हैं। अब ये ग्रुप क्या होते हैं इसको जो है थोड़ा सा हम एक अलग एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहले ग्रुप की बात करें तो ये कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाता। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। तो टैली समझता है, क्या समझता है, टैली समझता है कि जिसे कैपिटल अकाउंट में रखा जाएगा वो हमारा पूंजी खाता होगा। ठीक है, और इसी तरह से लोन्स लाइबिलिटीज। अभी यहाँ पर अगर समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, सब समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हम बेस बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है समझ में आए। तो लोन्स लाइबिलिटीज का मतलब ये ऐसा ग्रुप है कि जितने भी हम बिजनेस में लोन लेते हैं, जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम लोन लेने की जरूरत पड़ती है, तो जब हम लोन लेते हैं बिजनेस में तो उस टाइप के ग्रुप को हम लोन्स लाइबिलिटी में रखते हैं। और इसी तरह से करंट लाइबिलिटी। देखिए बिजनेस में दो मेन चीजें होती हैं, एक होता है असेट्स और दूसरा होता है आपका लाइबिलिटीज। ठीक है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज ये दोनों चीजें बिजनेस में इंपॉर्टेंट होती हैं और यही मेन दो चीजें होती हैं। असेट्स मतलब जो हमारी संपत्ति होती है वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो कंप्यूटर के रूप में हो, मोबाइल फोन के रूप में हो, कैश के रूप में हो, बैंक के रूप में हो, या हमने किसी को उधार दिया हो। ध्यान रखना हम क्या बोल रहे हैं, जब हमने किसी को उधार दिया हो या हमने किसी को एडवांस दिया हो तो ये सब हमारी असेट्स यानी कि संपत्तियां कहलाती हैं। और इसी तरह से अगर लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी यानी कि दायित्व। दायित्व यानी कि जो हमें दूसरे के प्रति चुकाने होते हैं। जैसे अगर हमने किसी से उधार ले लिया, ठीक है, या फिर हमने लोन ले लिया, ठीक है, या फिर हमको किसी ने एडवांस दे दिया, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये मेन दो चीज़ें होती हैं, एक तो असेट्स हो गया और दूसरा लाइबिलिटीज़ हो गया। अब जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट को हमें टैक्स जीएसटी पे करना है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया है, तो वो हमारी एक लाइबिलिटी है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आती हैं, यानी कि एक दायित्व होती है बिजनेस का। तो एक बिजनेस में मुख्य रूप से दो ही चीज़ें होती हैं, या तो हमारी असेट्स होती है या तो वो लाइबिलिटीज़ होती है। ठीक है, हमारी का मतलब क्या, बिजनेस की, ठीक है,
या तो बिजनेस की असेट्स होंगी। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, देखिए अगर मान लेते हैं कि एक बिजनेस में कंप्यूटर लगा है और एसी, टेलीफोन, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो इसका बिजनेस का जो ऑनर है मान लेते हैं मोहन है। बिजनेस का ऑनर कौन है? मोहन है। तो ये जो मोहन है ये मोहन की असेट्स या लायबिलिटी नहीं है, ध्यान रखना, मोहन की असेट्स लायबिलिटी नहीं है। मोहन बिजनेस का ऑनर है, ठीक है, लेकिन ये असेट्स या लायबिलिटी किसकी है? बिजनेस की। असेट्स या लायबिलिटी किसकी है? बिजनेस की है। ध्यान रखना मोहन में और बिजनेस में डिफरेंस है, मतलब जो मोहन है बिजनेस का ऑनर और जो बिजनेस है इन दोनों में काफ़ी अंतर है, ठीक है। यहाँ पर मोहन जब एक बार बिजनेस स्टार्ट कर देता है, उसमें जितना भी पैसा लगाना है लगा देता है, फिर उसके बाद मोहन से और बिजनेस से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। हालांकि मोहन जो है वो बिजनेस का ऑनर है, ठीक है, लेकिन जो असेट्स या लायबिलिटीज़ हैं या बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इनकम हो रही है, एक्सपेंसेज यानी खर्चे हो रहे हैं, ये सारा कुछ कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि मुख्य रूप से बिजनेस में दो ही चीज़ें होती हैं, या असेट्स या फिर लायबिलिटीज। इसके अलावा तीसरा होता है एक नॉमिनल। नॉमिनल में जो हमारे इनकम और एक्सपेंसेज आते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल में हमारा क्या आता है? इनकम और एक्सपेंसेज। बिजनेस में जितने भी खर्चे या फिर जितने भी मतलब आय होती है, इनकम होती है, वो सारा नॉमिनल के अंतर्गत आता है। और जो नॉमिनल में आता है वो उसमें क्या होता है कि इनकम से एक्सपेंसेज माइनस कर दिया जाता है और जो बचता है वो हमारा प्रॉफिट बचता है, या फिर अगर एक्सपेंसेज ज़्यादा है तो लॉस बचता है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम वापस ट्रांसफर कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो हम उसकी जो है पूंजी बढ़ा लेते हैं, या फिर अगर लॉस होता है तो उसको फिर हम पूंजी से घटा देते हैं, जो भी है। तो कुल मिला के नॉमिनल जो है ये सिर्फ टेम्परेरी बेस पे आता है, जैसा कि इसका नाम ही है नॉमिनल, नाम मात्र का खाता, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर मेन असेट्स लायबिलिटी होता है। तो इसमें जितने भी ग्रुप हैं, यानी कि जो 28 ग्रुप हमने बताए, 15 होते हैं आपके इसमें से प्राइमरी और बाकी होते हैं सेकेंडरी, यानी 13 सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। तो ये ग्रुप का मतलब सीधा है, इसमें से जितने भी ग्रुप हैं 3 ही कैटेगरी के हैं। इसमें से ऐसे ग्रुप होंगे या तो वो असेट्स से रिलेटेड होंगे, या लायबिलिटी से रिलेटेड होंगे, या फिर वो आपके नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र के खाते होंगे जो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो 3 ही तरह के इसमें पूरे आपको अकाउंट मिलेंगे, तो वो हम आगे एक एक करके डिटेल में देखेंगे। फिलहाल अब ये ग्रुप की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ठीक है, यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब कंप्यूटर या फिर टैली सॉफ्टवेयर नहीं हुआ करता था तब वहाँ पर एंट्री किस तरह से हुआ करती थी, इसको समझते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता था कि रजिस्टर हुआ करते थे, यानी कि सारी एंट्रियाँ कहाँ पे की जाती थी? रजिस्टर में की जाती थी, ठीक है, इस तरह से। तो जो एंट्रियाँ रजिस्टर में हम करते थे तो उसके लिए भी कुछ रूल होते थे, मतलब सबके रूल हालांकि अलग अलग होते थे, क्योंकि अब टैली प्राइम है तो सभी लोग अगर टैली प्राइम यूज करेंगे तो हमें टैली प्राइम के रूल पढ़ने होंगे, और अगर आप इसको मैनुअली रजिस्टर पर काम करेंगे यानी कि सारी एंट्री रजिस्टर पर लिखेंगे, हिसाब किताब पूरा रखेंगे, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा सबके अलग अलग रूल हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा रूल जो है चेंज हो सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक बिजनेस है, ध्यान से समझना, हमारा एक बिजनेस है और उस बिजनेस में हमने क्या कर रखा है, मान लेते हैं 10 रजिस्टर बना रखे हैं। मान लेते हैं कि 10 रजिस्टर हमने बना रखे हैं, एक रजिस्टर बना रखा है और इस रजिस्टर में हम सिर्फ वही चीजें लिखते हैं, वही एंट्री करते हैं जब हम माल को खरीदते हैं। ध्यान से समझना, एक रजिस्टर हमने क्या बनाया, जब हम माल को खरीदते हैं तो उसको परचेज में, मतलब यानी कि हमने इस रजिस्टर का नाम रख दिया परचेज, ठीक है। और एक रजिस्टर हमने किया बनाया सेल का, यानी कि जब हम सेल करते हैं माल को, गुड्स को, तो हम सेल वाली जो एंट्री है वो इस वाले दूसरे वाले रजिस्टर में करते हैं। और एक तीसरा रजिस्टर बनाया, बिजनेस में जितने भी हम खर्चे करते हैं यानी एक्सपेंसेस खर्चे करते हैं वो तीसरे रजिस्टर में रखते हैं। बिजनेस में जितनी इनकम होती है उसको हम चौथे रजिस्टर यानी इनकम में रखते हैं। और इसी तरह से बिजनेस में जो भी मतलब हम भुगतान करते हैं यानी कि पेमेंट करते हैं वो सारा एक रजिस्टर में रखते हैं। और इसी तरह से जितना पैसा हमें रिसीव होता है वो हम अलग रजिस्टर में रखते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर मान लेते हैं लोन लेते हैं तो लोन वाला मतलब जो भी लोन लेते हैं उसको एक हम अलग रजिस्टर में रखते हैं। तो इस तरह से हमने मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 रजिस्टर हमने बना रखे हैं अपने बिजनेस में। तो जिस तरह की एंट्री होती है उस एंट्री को हम उसी रजिस्टर में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने मोहन को 5000 का माल बेच दिया, ठीक है, यानी हमने 5000 का माल बेचा, तो हम उसको सेल्स अकाउंट में लिखेंगे यानी कि सेल्स वाले रजिस्टर में लिखेंगे, उसकी एंट्री 5000 की कर देंगे, किसकी, मोहन की या किसी की भी। तो ये पता रहता है कि हाँ यहाँ पर ये कैटेगरी बन गई, ठीक है, यानी कि ये सेल की एंट्री है, ये परचेज की एंट्री है। और कभी भी अगर हमें जरूरत पड़ेगी कि हमें देखना है कि इस महीने यानी 1 महीने के अंदर हमने कितना परचेज किया, तो हम बस परचेज वाला रजिस्टर उठाएंगे और देख लेंगे कि हाँ ठीक है हमने इस महीने इतना परचेज किया, हमें सेल या फिर अदर दूसरे रजिस्टर से मतलब नहीं रहेगा। और इसी तरह से अगर सेल्स की बात करें तो अगर हमें पता करना है कि हमने इस महीने कितना सेल किया तो हम सिर्फ सेल का रजिस्टर देखेंगे, ठीक है। अब इसी
चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। जैसे मान लेते हैं कोई एक छोटा सा बिजनेस है, बहुत ही छोटा बिजनेस है, तो वहाँ पर मान लेते हैं उन्होंने सिर्फ 1 या 2 ही रजिस्टर बना रखे हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 1 ही रजिस्टर बना रखा है और उस एक रजिस्टर में ही वो सारी एंट्रियाँ करते हैं। मतलब माल खरीदा गया तब भी उसी में लिख दिया, माल बेचा गया तब भी उसी में लिख दिया, किसी को उधार दे दिया तब भी उसी रजिस्टर में एंट्री कर दी, या किसी से उधार लिया वो एंट्री भी उसी में कर दी, इनकम की हुई लिख दिया, एक्सपेंसेस हुई लिख दिया, फिर से खरीदा फिर से बेचा। मतलब इस तरह से वो एक ही रजिस्टर में सारी एंट्रियां करते जा रहे हैं। तो अब इनके पास दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि अगर 1 महीने बाद ये जानना चाहें कि हमने इस महीने कितना माल परचेज किया, तो उसके लिए सबसे पहले इनको अपने पूरे रजिस्टर में जितनी एंट्री परचेज वाली होंगी उन सभी को छांटना पड़ेगा और उसे अलग नोट करके फिर उसके बाद कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जा करके ये परचेज का पता कर पाएंगे। और इसी तरह से अगर मान लेते हैं फिर से किसी ने कहा चलो सेल्स बताओ, तो फिर से पूरी एंट्रियों को इनको छानना पड़ेगा और एक एक करके सेल्स की एंट्रियां अलग निकाल के उन्हें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम थी। तो आपको समझ में आया कि अगर हम यहाँ पर ज़्यादा रजिस्टर कर देते हैं, यानी कि 2, 3, 4 इस तरह से कई सारे रजिस्टर बना के काम करते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो वर्क है वो आसान हो जाता है, काम आसान हो जाता है, किसी भी चीज़ को ढूंढना या किसी भी चीज़ को ट्रैक करना आसान हो जाता है। अब